हम लोग कल स्टार्ट किए थे नाजिज्म एंड द क्या राइज ऑफ क्या हिटलर। इसमें हम लोग देखे थे कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1945 से। स्प्रिंग सीजन था वहाँ पे, है ना। उस टाइम पे कौन एक यहाँ पे कैरेक्टर था, यहाँ पे हेलमुथ, है ना। तो हेलमुथ एक लड़का था, कितने साल का था, 11 साल का था। तो फिर एक वो रूम में रहता है, दूसरे रूम में उसके फादर और मदर एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो कन्वर्सेशन में बेसिकली क्या होता है कि उसका फादर बोलता है क्यों ना हम लोग क्या कर ले, सुसाइड कर ले, क्योंकि जो हमने जूस के साथ किया तो वही हमारे साथ भी होने वाला है ना। तो उसको डर था एक तरीके से, तो बोलता है कि क्यों ना हम लोग सुसाइड कर ले। नेक्स्ट डे वो सब जाते हैं घूमने के लिए। घूमने के बाद फिर उसके अगले दिन जो है हेलमुथ का जो फादर होता है वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर भी लेता है। और इससे हेलमुथ जो पहले भी डरा हुआ था कन्वर्सेशन सुन के, उसके बाद वो और डर जाता है और लगातार वो कितने साल तक खाना नहीं खाता है, 9 साल तक। याद आ रहा होगा इतना सब कुछ। इसके बाद बात हुआ था 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो तुम्हारा चालू हुआ था, कौन कौन से दो कंट्री के बीच में था, एलाइड पावर्स और क्या, सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन कौन से कंट्री थे हमारे पास, रशिया। सेंट्रल पावर में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और क्या, ऑटोमन टर्की, यानी कि टर्की भी बोलते उसको हम लोग। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में 3 साल तक तो कोई इशू नहीं हुआ, 3-4 साल तक कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन 1917 में था शायद ज्वाइन किया था। कब किया था, 1917 में यूएसए ज्वाइन किसको किया, एलाइड पावर्स को ज्वाइन किया। जैसे यूएसए एलाइड पावर्स को ज्वाइन किया तुरंत ही वहां पे कौन हार गया, सेंट्रल पावर। मतलब सेंट्रल पावर में मेन तुम्हारा कौन था, जर्मनी। कौन था, जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी वहां से हार गया बिकॉज ऑफ क्या, यूएसए। इसके बाद फिर क्या देखने को मिला, मतलब ये मानता है जर्मनी कि यूएसए, मतलब यूएसए सबसे बड़ा रीजन था जर्मनी के डिफीट का, ठीक है। वहां पे जो इंपरर था वो अपना गद्दी भी छोड़ दिया एक तरीके से, वहां से जो बिग किंग वगैरह उस टाइम पे रूल चल रहा था वहां पे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, एब्डक्टेड हो गया वहां पे। फिर जर्मनी में 1919 शायद था समथिंग, 1919 वेमर एक जगह था, WIMAR है शायद, MER, एक बार चेक कर लेना, MER है ना। वेमर एक जगह था जहां पे एक नेशनल असेंबली फॉर्म होता है। नेशनल असेंबली बनने का मतलब क्या है कि वहां पे एक वीमर रिपब्लिक बनता है ना। वीमर रिपब्लिक बनता है 1919 से, कब तक चलता है ये, 1933 तक चलता है। 1919 में जब वो फेडरल स्ट्रक्चर तुम्हारा और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जब तुम्हारा बनता है तो वहां पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन होते हैं जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में चुन के हम लोग भेजते हैं एमपीज को, सेम वहां पे भी होता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्यूटीज या फिर मेंबर। और फिर जर्मन पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिचस्टैग। इसके बाद क्या था, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ तो हो गया, जर्मनी हार भी गया, जर्मनी में इलेक्शन वगैरह सब कुछ तुम्हारा चालू हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी वहां के लोग खुश नहीं थे, है ना। खुश किसकी वजह से नहीं थे, ट्रीटी ऑफ क्या, वर्साइल्स की वजह से नहीं थे। क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में हम लोग कल डिस्कस किए थे, जहां पे जो भी कंट्री हारता है, जो भी कंट्री जीतता है, वो एक शर्त रखता है। तो कुछ शर्त रखा था, कौन शर्त रखा था, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, जर्मनी लॉस्ट 13% ऑफ क्या, टेरिटरी, है ना। अपना जो भी क्षेत्र था उसका कितना परसेंट हार गया, वो 13%। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, 75% ऑफ क्या, आयरन भी हार गया वो। थर्ड क्या है तुम्हारा, 26% ऑफ क्या, कोल भी हार गया वहां पे। उसके बाद से जो अलाइड पावर्स थे, यूएसए लेड, मतलब जिसको यूएसए क्या किया था, ज्वाइन किया था बाद में, तो वहां पे उस जितने भी थे अलाइड पावर्स जो था, वो जो जर्मनी था उसका मिलिट्री एक तरीके से क्या कर दिया, खत्म ही कर दिया एक तरीके से, कि जर्मनी कभी उठ के कभी लड़ ना पाए वापस, समझ रहे हो। तो सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी काउंट कर सकते हो इसमें। जर्मनी हैड टू पे कंपनसेशन ऑफ क्या, 6 बिलियन यूरोज। उस टाइम पे जर्मनी को कितना पे करना पड़ा, 6 बिलियन यूरोज भी पे करना पड़ा। उसके बाद से क्या लिखा गया लास्ट में, और जो अलाइड पावर्स थे, ठीक है, जो अलाइड आर्मीज थी, और क्या ऑक्यूपाई कर ली, वहां पे एक रिच मिनरल का एक सोर्स था, जगह का क्या नाम था वहां पे, राइनलैंड नाम था, है ना। जो कि कब ये सब लिए थे, सब 1920 में, 1920 में। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ऐसा कुछ शर्त रखा गया था जहां के लोग, वहां पे जर्मनी के लोग खुश नहीं थे। पूरा इलेक्शन हर एक कुछ हो भी रहा है, फिर भी लोग खुश नहीं थे। क्या कल यहीं तक शायद डिस्कस भी हम लोग किए थे, इसके आगे भी कुछ डिस्कस किया गया था कल, नहीं। चलो अब इसके आगे ध्यान से सुनना, ये समराइज किया हम। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, वहां के लोग, जर्मनी के लोग खुश तो थे नहीं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से। यहाँ पे लिखा है कि वीमर रिपब्लिक नॉट अडॉप्टेड बाय क्या, पीपल। जो वीमर रिपब्लिक था, रिपब्लिक का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो बना था जब हार गया था जर्मनी, उसके बाद वीमर में रिपब्लिक का जो गठन हुआ था एक तरीके से, जहां पे सब कुछ एक डेमोक्रेटिक कंट्री एक तरीके से वो डेवलप हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो वीमर रिपब्लिक था, नॉट अडॉप्टेड बाय द क्या, पीपल इसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहे थे। रीजन सबको पता है, ड्यू टू क्या, ट्रीटी ऑफ क्या, वर्साइल्स। 5-6 कंडीशन थे वहां पे। यहाँ पे जरा देखना इसको क्या लिखा गया है, दोज हु आर सपोर्टिंग वीमर रिपब्लिक। अब ये बताओ, किसी भी कंट्री में कोई भी इंसान, अगर उसके चाहने वाले होंगे लोग तो उसकी बुराई करने वाले भी होंगे लोग।
सपोज करो एक एग्जांपल ले रहा है सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर, ठीक है, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर, अगर नाम बोलना होता है ऐसे बोलेंगे कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है। तो सोचो जब सचिन तेंदुलकर का लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इतना महान खिलाड़ी, ना जाने कितना मैच जिताया होगा, ठीक है बंदा, क्या उसके लोग जब उसके समर्थन में लोग हैं तो क्या उसके अगेंस्ट में है कि नहीं लोग, ये बताओ हमको। जब उस टाइम खेलते होंगे तो जब लोग उसको सपोर्ट करते होंगे, अगर एक मैच हरवा देता होगा तो उसको ना जाने चुन चुन के कितना गाली देते होंगे लोग, समझ में आ रहा है। सेम काम यहाँ भी था। वीमर रिपब्लिक जब बना तो लोग उसके मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन था, मेजॉरिटी जो क्या पॉपुलेशन था वो अडॉप्ट नहीं कर रहा था, वो नाखुश था। क्यों? ट्रीटी ऑफ क्या वर्साइल्स की वजह से। लेकिन कुछ लोग जो है उसके सपोर्ट में भी थे, समझ में आ रहा है। कुछ लोग क्या थे, वीमर रिपब्लिक के सपोर्ट में भी थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नवंबर क्रिमिनल्स। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। क्यों इसका नाम पड़ा नवंबर क्रिमिनल्स? जरा पढ़ोगे इसके जस्ट टीचर तो शायद तुमको समझ में आ भी जाएगा कि द जर्मन पॉलिटिशियंस, आखिर जर्मनी में आखिर क्या होगा, रूल था उस टाइम पे पॉलिटिशियन का। जब तुम्हारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, जब वीमर रिपब्लिक बना, हर एक चीज डेमोक्रेटिक कंट्री तरीके से चलना स्टार्ट हुआ वहां पे। तो जो जर्मनी के जो पॉलिटिशियंस थे वो क्या साइन किए थे, ट्रीटी ऑफ क्या वर्साइल्स। और कब साइन किए थे, नवंबर में। कौन सी ईयर में, 1918 में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवंबर क्या क्रिमिनल्स, नवंबर क्रिमिनल्स। जो नवंबर में जो पॉलिटिशियन साइन किए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, उनको किस नाम से उपाधि दिया गया वहां के लोग के द्वारा, नवंबर क्रिमिनल्स। तो क्या होता है नवंबर क्रिमिनल्स, आई होप ये क्लियर होगा। क्लियर सबको क्या है यहां तक, कोई डाउट यहां तक किसी को? चले आगे बढ़ाते अपने कहानी को। चलो जरा पढ़ना है क्या लिखा गया ये। देखो कभी भी वॉर होता है, कभी भी अगर वॉर होता है तो केवल यहां पे याद रखना, केवल फाइनेंशियली नहीं होता है, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, ठीक है चलो। तो साइकोलॉजिकली का मतलब समझते हो क्या होता है, कुछ युद्ध दिमाग से लड़ा जाता है। युद्ध, सारे युद्ध जो है दिमाग से ही लड़े जाते हैं। तो दिमाग के साथ साथ क्या होता है, पैसा भी चाहिए भाई। तो बोला है कि यहाँ पे वॉर है डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट इन यूरोप। यूरोप का मतलब वो पूरा जर्मनी वाला पूरा एरिया ले लो, ठीक है। यूरोप में साइकोलॉजिकली भी एक तरीके से उसको इम्पैक्ट डाला, और साथ में क्या फाइनेंशियली भी, मतलब दिमागी रूप से भी एक तरीके से कमजोर कर दिया। और पैसा तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि पूरा पैसा कहाँ चला गया, वॉर में चला गया। एक दिन का अगर कहीं वॉर अगर हो जाए, चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हो जाए, ना जाने कितना करोड़ रुपया जाता होगा एक दिन में, समझा रहा है। तुम इमेजिन में नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इसीलिए कोई कंट्री नहीं चाहती कि वॉर हो। जो जिसका अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, समझ रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कभी क्या करे, लड़ाई में पार्टिसिपेट करे। कोई कंट्री नहीं चाहेगी। हाँ, लेकिन जिसका दिमागी यही है कि भाई हमको लड़ना है, भले वहाँ की जनता भूखे मर जाए, ठीक है। एग्जाम्पल पाकिस्तान, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, किसको पता है इसमें कितनी है? चलो यूपी का पॉपुलेशन कितना बताए थे, 22 करोड़ बताए थे ना, 22 करोड़ बोले थे कि नहीं बोले थे? तो यूपी के पॉपुलेशन से भी कम है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ठीक है, 20 करोड़। कितना, 20 करोड़। तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। अब आगे देखो, अब तुम समझ पा रहे होगे, फिर भी तुम समझ पा रहे होगे कि वहां पे पॉपुलेशन इंडिया के एक नॉर्मल, मतलब एक यूपी के स्टेट से भी पॉपुलेशन वहां की कम है। फिर भी आए दिन भिड़ना चाहते हैं सब, ठीक है। आए दिन जो है इंडिया को कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं सब, लेकिन उनके औकात के बाहर है ना, कभी कर पाए थे ना कभी कर पाएंगे, ठीक है। खैर आगे देखो, यहाँ पे तो तुमको समझ में आ रहा होगा यूरोप में, ठीक है, जो वॉर था वो साइकोलॉजिकली भी और क्या फाइनेंशियली भी दोनों तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट किया लोगों को। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिटर टू डेब्टर। जो यूरोप था यानी कि जर्मनी लेड कंट्री है मान लो, तो पहले वो पैसा देते थे, ठीक है, लिखा ना, क्या लिखा ये, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा देते थे। और आगे चल के वॉर की वजह से वो फिर कहाँ आ गए, डेप्ट में आ गए, मतलब पैसा मांग के यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे बेसिकली एक तरीके से वो सब जर्मनी वाले, ठीक है। तो इतना ज्यादा उन पे डेप्ट पड़ गया, ठीक है, तो हम यहाँ यही लिखा गया है, क्रेडिटर से वो क्या बन गए, डेप्टर बन गए। समझ में आ रहा है। अब बैठ के कर्जा चुका रहा है, लड़ाई तो लड़ लिए, हार भी गया, बैठ के कर्जा चुका रहा है भाई, ठीक है। याद रखना भी, हम तुमसे स्टार्टिंग में कल भी बोले थे कि जर्मनी के जो है किसकी वजह से आ रहा था, कौन सी कंट्री की वजह था। अभी तुम मजेदार चीज देखने वाले हो आगे कुछ देर में, जरा पढ़ना। 1923 में, अब देखते जाना, बीच में चल रहा है। अच्छा, ये 1919 में वीमर रिपब्लिक बना था हमारे पास। कब तक चला था, 1933 तक। अब उसी के बीच का है ये पूरा जर्मनी में। 1923 में जर्मनी में क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन। क्या होता है, क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब, दर महंगाई, मतलब इतना ज्यादा महंगाई, ठीक है, कि तुम ब्रेड भी नहीं खरीद सकते हो, मतलब एक रोटी की खरीदने के लिए भी तुमको पता नहीं ना जाने कितना हजार करोड़ रुपया तुमको देना पड़ता होगा।
हजार ही बोलेंगे, करोड़ तो नहीं बोल सकते हैं, न जाने कितना हजार लाख रुपए देना पड़ता होगा। उस टाइम की बात है 1923 में। तो उस टाइम पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मतलब हर चीज का दाम बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा हो गया, ठीक है। तो क्या जो नॉर्मल एवरेज पीपल होंगे, वैसे ही लोग वॉर की वजह से हारे हुए थे साइकोलॉजिकली और क्या फाइनेंशियली, तो क्या लोग नॉर्मल जो है क्या अपना जिंदगी गुजर बसर कर सकते थे क्या उस केस में? नहीं। और वहां पे सोचो 1923 में क्या हो गया? हाइपर इन्फ्लेशन। क्या हो गया? हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब सबको क्लियर है क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है क्या होता है कि जो नॉर्मल रेट चल रहा होगा हर एक चीज का, उसकी मतलब कई सौ गुना जो है वहां पे रेट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब। अब आगे देखो, जर्मनी, ठीक है, अभी हम बोले भी थे, जर्मनी क्या टेकन ए लोन फॉर क्या? वॉर। जर्मनी के पास कोई भी कंट्री जो है पूरा पैसा तो अपना लगा नहीं देगा, लोन लेगा, सोचेगा कि बाद में उसको चुकाएंगे। तो जर्मनी क्या किया? लोन लिया वॉर लड़ने के लिए, ठीक है, अनेबल टू क्या? रीपे। लेकिन अब उसको वापस वो पे नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं पे कर पा रहा था? रीजन तुम्हारे सामने है कि 1923 में, ठीक है, वहां पे क्या हो गया? हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मतलब बहुत महंगाई बढ़ गई थी भाई। तो लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार के पास मतलब लोग को खाने देने के लिए पैसा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो सोचो वो कहां से लोन का पैसा चुका रहे हैं सब भाई, वॉर के लिए जो लोन लिए होंगे बेसिकली, समझ में आ रहा है? तो उनके औकात के बाहर था उस टाइम पे। कौन सी ईयर का हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में? ठीक है, चलो अब जरा पढ़ना यहाँ पे क्या लिखा गया, पढ़ो जरा। पढ़िए नहीं पा रहे होगे तुम लोग, पढ़ पा रहे हो? चलो एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना। मेन जो है वो दो कंट्री के बीच में लड़ाई थी मेन, बाकी तो सारे कंट्री ज्वाइन किए थे उसको, अलाइड पावर और क्या सेंट्रल पावर जो था हमारा, जर्मनी और फ्रांस। याद रखना क्या बोले? जर्मनी और क्या? फ्रांस। ये दो मेन कंट्री थी जिनके बीच में क्या हुआ था? लड़ाई हो रहा था। बाकी कंट्री तो उसको क्या कर रहे थे? ज्वाइन कर रहे थे, सपोर्ट के फॉर्म में थे वहां पे। लेकिन जो दो मेन कंट्री कौन कौन था? जर्मनी और क्या? फ्रांस। अब देखो यहाँ पे जर्मनी में एक जगह था रूर करके, RUHR जो लिखा गया, ये कौन कब्जा लिया? फ्रेंच। फ्रेंच मतलब समझ में आ रहा होगा हम कौन बोलना चाह रहे हैं, फ्रांस, है ना? तो फ्रेंच क्या किया? कब्जा लिया। जर्मनी का एक शहर था, क्या नाम था उसका? रूर करके बेसिकली का। वो मिनरल रिसोर्स रिच था, मतलब बहुत सारे मिनरल्स थे, समझ में आ रहा है? लेकिन इसको कब्जा कौन लिया? फ्रांस कब्जा लिया, फ्रेंच कब्जा लिए। जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। क्या इसका मतलब हुआ भाई? देखो जर्मनी ये सोचा, वैसे भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई था 1923 में उसका एक जगह भी कब्जा ली सब फ्रेंच वाले, समझ रहा है? अब जर्मनी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। तो तुम कभी सोचे होगे ये कि जो करेंसी आता है, जो नोट बेसिकली हम लोग को मिलता है, देखते होगे, सोचते होगे यार कि मेरे भी दिमाग में आता था कभी कि जब पता है कि खुद ही छापना है तो क्यों ना इतना छाप दे एक ही दिन में, ठीक है, कि सबके पास लाखों लाखों रुपया हो जाए। सोचते होगे, कभी दिमाग में आए हुए तुम्हारे? नहीं। लेकिन ये पूरा इंटरनेशनल कुछ बॉडीज होता है, रूल रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से ही करेंसी तुम्हारा छापा जाता है। तो सोचो क्या हो जाएगा भाई। तो हुआ क्या? हाइपर इन्फ्लेशन था 1923 में, जर्मनी का एक शहर भी कब्जा लिए थे, कौन? फ्रेंच वाले लोग कब्जा लिए थे, जो कि मिनरल रिसोर्स रिच था, काफी ज्यादा वहां मिनरल्स पाए जाते थे। अब जर्मनी को लगा कि काम करते, अब कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, तो लगे सब प्रिंट करने पेपर, करेंसी जो था वहां पे दबा के लगे सब छापने भाई, समझ में आ रहा है? सोचो हाइपर इन्फ्लेशन था, बोरी बोरी पैसा जाता था भाई। कुछ सामान अगर खरीदना है, आलू खरीदना, प्याज खरीदना, जो भी खाने का सामान खरीदना होगा, तो एक एक बोरी ले जाके पैसा देते थे, उसका पैसे कोई वैल्यू था ही नहीं। आज भी है ऐसा कंट्री, कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है कि तुम इंडिया के हिसाब से अगर तुम बाहर जाओगे तो तुमको बहुत कम पैसे में बहुत कुछ वहां पे घूम के आ जाओगे, समझ में आ रहा है? मतलब विदेश, फॉरेन कंट्री का हम बात कर रहे हैं। गए 1 लाख में तुम पता नहीं कई सारे कंट्रीज थे जो बहुत बहुत पुअर है एक तरीके से, समझ में आ रहा है? इंडिया के करेंसी से उनका करेंसी बहुत क्या वीक है, ठीक है? तो वहां जाओगे तो 1 रुपया का कीमत उनके वहां से 100-200 रुपए के हिसाब से ऐसे रहता है। तुम ऐसे समझ लो, इंडिया का 1 रुपया वहां के करेंसी के हिसाब से कितना हो गया? 200-300। तो सब कंट्री बेसिकली क्या है? बहुत पुअर है, तभी तो ऐसा हो पा रहा होगा ना। तो वहां के जर्मन के जो लोग हैं, जो करेंसी जो प्रिंट करता था, बहुत ज्यादा लगा दबा के क्या किया? प्रिंट करना वहां पे चालू किया। रेकलेसली का मतलब क्या होता है? रेकलेसली का मतलब क्या होता है? अंधाधुन, सही बोल रहे हो, अंधाधुन छापना चालू किए सब प्रिंट, समझ रहे हो? करेंसी को छापना चालू किए, और लोग के पास पैसा तो आ रहा था, लेकिन उसका वैल्यू कुछ था क्या हमारे पास? नहीं, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन था उस टाइम पे जर्मनी में। आगे देखते हैं क्या हुआ इसके आगे, अभी तुमको अब ये समझ में आएगा। हम तुमसे क्या बोले थे? हम तुमसे बोले थे स्टार्टिंग में, ध्यान से सुनना भाई, अब रिलेट करना। हम तुमसे बोले थे कि जर्मनी के हारने का सबसे बड़ा कारण कौन था? 1923 में क्या हुआ था? हाइपर इन्फ्लेशन कहां पे हुआ था? जर्मनी में। कुछ साल बाद जो है, अब ईयर आई डोंट नो, देख लेना, फ्रेंच जो है, जो फ्रांस के जो लोग हैं, एक जर्मनी का एक शहर क्या किए? कब्जा लिए सब, जो हाईली मिनरल रिसोर्स रिच था बेसिकली एक तरीके से, ठीक है?
तो वहां के जो जर्मन के जो लोग थे उनको कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हाइपर इन्फ्लेशन को रोकना है, तो सब क्या किए, रेकलेसली क्या किए, सब पेपर छापना चालू किए। पेपर मतलब समझ में आ रहा है ना, करेंसी छापना चालू किए। अब वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, लोग मर ही रहे थे एक तरीके से, लोग बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो चुके थे। तो यूएसए ऑफर करता है जर्मनी को कि हम तुमको पैसा देंगे। सोचो, जो यूएसए की वजह से जर्मनी का ये हालत था, समझ में आ रहा है, यूएसए की वजह से किसका, जर्मनी का हालत किसकी वजह से हुआ, यूएसए की वजह से हुआ। आखिर यूएसए की वजह से तो जर्मनी हारा ना हमारे पास। तो अब यहाँ पे जरा सोचना, यूएसए जो है ये ऑफर कर रहा है किसको, जर्मनी को, कि ऐसा भाई कि हम तुमको पैसा देंगे, हाइपर इन्फ्लेशन वाला अपना कंडीशन तुम सुधारना चालू करो। तुम क्या यूएसए पे कभी आज की डेट में जरा सोचो, क्या यूएसए पे तुम कभी ट्रस्ट कर सकते हो क्या? नहीं। सोचो, जापान एक कंट्री है जो आज के दिन बहुत हाईटेक है, बहुत हाईटेक है, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एथनिसिटी, हर लेवल पे वो सब बहुत आगे है। लेकिन 1945 में पहला न्यूक्लियर वेपन का जो इस्तेमाल किया गया अमेरिका के द्वारा, कहाँ इस्तेमाल किया गया था? जापान में। कहाँ पे? जापान में कहाँ पे? और एक और कहाँ किया गया था? नागासाकी। तुम सोचो, इमेजिन करके देखो, अगर कहीं न्यूक्लियर वेपन गिरता है ना, वहाँ के लोग, कई लाख लोग तो मर ही गए थे, उस एट मोमेंट ही मर गए थे जल के, क्योंकि कई हजार जो है डिग्री बढ़ जाता है वहाँ पे टेम्परेचर, एट मोमेंट मर तो गए लोग। लेकिन आज के डेट में वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, इतने ग्राउंडेड है, इतने मेहनती हैं कि वहाँ का पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। वहाँ का जब जापान पे गिरा, जापान पे जब एटम बम जो गिराया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो जापान के लोग जो कुछ सालों बाद ऐसा संकल्प लिए कि सोचे कि हम लोग अपना जवाब जो है लड़ाई से नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग अपना जवाब देंगे काम करके, मेहनत करके देंगे। तो आज के भी डेट में यूएसए के, ऐसा बोला जाता है, कुछ साल पहले तक तो था कि यूएसए के यहाँ जो टीवी लगा रहता है, यूएसए प्रेसिडेंट हाउस में टीवी लगा है, वो है फिलिप्स का। किसका है? फिलिप्स। और फिलिप्स कहाँ की कंपनी है? जापान की। कहाँ की है? जापान की। तो समझ में आ रहा है? तो अगर किसको जवाब देना है तो अपने मेहनत करके जवाब दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम सोचो, जापान जो है कैसा जवाब दिया अमेरिका को। अच्छा, जापान का आज भी एक है, जब अमेरिका जो है एटम बम गिरा दिया, तो ये एक ट्रीटी साइन हुआ जापान और अमेरिका के बीच में कि कल को अगर जापान पे कोई भी कंट्री हमला करेगा तो अमेरिका ये सोचेगा, अमेरिका ये मानेगा कि वो जापान पे हमला नहीं है, अमेरिका पे हमला है, तो अमेरिका वहां पे जाके हमला करेगा, जापान के लिए खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो सोच लो कि अमेरिका पे तुम कभी ट्रस्ट कर सकते हो क्या? सोच के जरा इमेजिन करके देखो, जो अमेरिका जर्मनी का हालत इतना गंदा कर दिया, जर्मनी हार गया अमेरिका की वजह से, ठीक है, वही अमेरिका किसको ऑफर कर रहा है? जर्मनी को, कि ऐसा हम तुमको कुछ पैसा दे रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन को रोकना तुम चालू करो। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शॉकिंग हो सकता है। इंडिया में भी तुम देखोगे, अगर इमेजिन करके देखो कि इसके पहले अभी कौन है प्रेसिडेंट, कौन है अमेरिका का? डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड जे ट्रंप पूरा नाम है उसका। अब सुनो, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जब इलेक्शन होने वाला था तो इंडिया के लोग पूजा करते थे, ठीक है, इंडिया के लोग लिटरली पूजा करते थे, हवन कर रहे थे, ठीक है, हे भगवान अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, कुछ भी मतलब ट्रंप जीतेगा, ट्रंप जैसे जीतेगा भारत अमेरिका का रिश्ता ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, ये वो फलाना निमगाना, पूरा क्या क्या मतलब एकदम आतंक मचा दिए सब भाई, समझा रहा है। लेकिन जब ट्रंप जीता, एक साल बाद जो है, क्या अमेरिका इंडिया का रिश्ता आज अच्छा है क्या? नहीं है। क्या अच्छा? नहीं। अमेरिका हमारे पे कितना परसेंट टैक्स लगा के रखा है? 50%। कितना? 50%। क्या हुआ इस टैक्स का मतलब? क्या हुआ? समझ में आता है कि इंडिया का बना हुआ कोई भी सामान अगर अमेरिका में इंडिया वाले जाके अगर बेचेंगे, तो अगर वो दाम 100 रुपया है तो अमेरिका के हिसाब से हो जाएगा 150 रुपया। समझ में आ रहा है? अगर कॉस्ट पहले था 100 रुपया है तो अब उसका बढ़ के कितना हो गया? 150। पाकिस्तान पे कितना है? 25% है। कितना है? 25। क्योंकि अमेरिका का ज़्यादा इस टाइम पे किससे बनना है? पाकिस्तान से। किससे बनना है? पाकिस्तान से। जब हम लोग पहला न्यूक्लियर वेपन अपना टेस्ट कर रहे थे, समझ में आ रहा है, कहाँ पे कर रहे थे? एक मूवी देखे होगे, पोखरण में, सुने होगे सब लोग ये चीज़, है ना? हाँ, जॉन अब्राहम वाली मूवी है, तुम चाहोगे, अच्छी मूवी है वो, तुम देख सकते हो, राजस्थान में है। तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में दौरे पे था, ठीक है, और उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं करेजियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी के बाद हम मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ठीक है, उनके अंदर में ही, उनके कार्यकाल में ही, ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर वेपन का अपना टेस्ट किए। अमेरिका, सोचो, अमेरिका का डेलीगेशन इंडिया में मौजूद है और अमेरिका हम पे क्या रहता था? सैटेलाइट वॉच करता था, ठीक है, कि हम लोग कभी भी कहीं बना ना ले। पाकिस्तान वाले जो उसके एजेंट रहते थे वो इंडिया में, पोखरण में सब मौजूद थे, लेकिन फिर भी हम लोग को रोक नहीं पाए। हम लोग कहीं ना कहीं बनाए 1999 में। तो उस टाइम पे भी अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था, फिर अमेरिका सही हो गया, फिर अमेरिका इस टाइम पे क्या हो गया? खिलाफ हो गया है। तो क्या अमेरिका ट्रस्टवर्दी है क्या? नहीं।
तुमको एक और एग्जांपल दिखा दिए हैं ये वाला। ये कहानी से तुमको क्या समझ में आता है कि तुम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर। अभी बहुत मजा आने वाला है, अभी आगे देखना। तो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से अमेरिका किसको हेल्प करने गया? जर्मनी को। किसको हेल्प करने गया? जर्मनी को। उसी जर्मनी को जिस जर्मनी को वो हराने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। अब आगे देखना क्या होता है। पढ़ो जरा क्या लिखा गया यहाँ पे। डॉस्ट प्लान, डैश नहीं, हाँ डेविस प्लान बोल सकते हैं इसको। हाँ डेविस प्लान बाय क्या? यूएसए टू हेल्प जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना। एक प्लान दिया गया क्योंकि यूएसए बोला ना कि हम हेल्प करेंगे, तो हेल्प तो ऐसे हवा में तो हेल्प करेगा नहीं, क्या लो पैसा 500 मिठाई खाना, ये तो बोलेगा नहीं भाई। समझ में आ रहा है? एक डेविस प्लान था। क्या प्लान था जरा देखो। बोला कि मतलब डेविस प्लान था हमारे पास, जो कि किसको हेल्प करने के लिए बनाया गया था? जर्मनी को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1929 में, सोचो यहाँ पे बहुत मजेदार चीज है भाई, ये यूएसए हेल्प करने के लिए प्लान बनाया कौन सा है? डेविस प्लान। लेकिन 1929 में अमेरिका खुद ही सफर करने लगा द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? अमेरिका जो है एक प्लान बनाया कि जर्मनी का हम क्या करेंगे? हेल्प करेंगे उसको हाइपर इन्फ्लेशन से निकालने के लिए, जो भुखमरी के कगार पे आ चुका था जर्मनी। एक तरीके से लोग खाने के लिए पैसा नहीं था, सब कुछ एक तरीके से बर्बाद था उस टाइम पे जर्मनी। तो अमेरिका हेल्प करने गया, कहा जर्मनी को चलो हम तुमको पैसा सा देंगे, और कौन सा प्लान के तहत देंगे? डेविस प्लान के तहत देंगे, है ना। लेकिन 1929 में दे ही रहा होगा प्लान, पैसा तो दे ही रहा होगा, लेकिन 1929 में अमेरिका खुद ही फेस करता है सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन। अपने इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन कब फेस करता अमेरिका? 1929 में। क्यों हुआ ऐसा? इस इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्या कर गया? क्रैश। स्टॉक मार्केट का नाम सुने हो? स्टॉक मार्केट का नाम सुनो कि नहीं सुनो? लोग वहां पैसा लगाते हैं, ठीक है, पैसा डुबाते भी हैं, पैसा कमाते भी हैं, ठीक है। अमेरिका में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन किसकी वजह से आया था? वॉल स्ट्रीट क्या है? एक्सचेंज क्रैश, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट है ना इंडिया में, वैसे वहां पे अमेरिका में क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या मार्केट। तो वही पूरा क्या किया? क्रैश किया। वही पूरा क्रैश किया तो अमेरिका में क्या आ गया? द ग्रेट इकोनॉमिक क्या डिप्रेशन, ठीक है। अमेरिका में सोचो अब खुद ही वहां पे क्राइसिस हो चुका है भाई, तो क्या उस केस में जर्मनी को हेल्प करेगा क्या? खुद जरा इमेजिन करके देखो, जो जर्मनी को वो हाथ बढ़ाए कि यार तुम्हारा हम हेल्प करने वाले हैं, तो लेकिन उसमें खुद ही वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला गया भाई। किसकी वजह से गया है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश की वजह से गया। ये याद रखना, भूलना मत ये सब चीजें। अब आगे देखो क्या हुआ। इफेक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहां पे आया हुआ यार? यूएसए में। क्या हुआ उसकी वजह से? जरा पढ़ते एक पॉइंट करके। पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या है। 1929 से लेकर 1932 तक द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, ठीक है। जो नेशनल इनकम था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो डायरेक्टली क्या हो गया? आधा हो गया। अगर 1 लाख था तो 1 लाख का आधा कितना का हो जाएगा? 50,000। ऐसे मान सकते हो, ऐसे एग्जांपल है ये। चलो सेकंड पढ़ना। फैक्ट्री शट डाउन, फैक्ट्रीज बंद हो गए। एक्सपोर्ट्स फेल, जो एक्सपोर्ट करता था अमेरिका दूसरे कंट्री भेजता था, वो ठप हो गया। पीपल वर क्या? बैडली हिट, मतलब पीपल जो थे वहां के जो लोग थे, इससे बहुत ज्यादा उन पे इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। इंपैक्ट का मतलब तुम समझ ही रहोगे, अभी कुछ देर पहले इंपैक्ट देखे थे। 2 तरह का इंपैक्ट था भाई। कौन कौन सा इंपैक्ट होता है? साइकोलॉजिकली और क्या? फाइनेंशियली। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन है तो वहां के लोग जो है पैसे से भी गए, एक तरीके से समझ सकते हो, साइकोलॉजिकली भी एक तरीके से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होंगे, समझ रहे हो। अब आगे देखना, थर्ड जरा पढ़ो क्या लिखा गया है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था, जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन था, वो घट के कितना आ गया? 40%। नेक्स्ट पढ़ो जरा क्या लिखा गया। अनएम्प्लॉयमेंट टच टू क्या? 6 मिलियन, ठीक है। 6 मिलियन जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया। तो अरे बाप रे मत करो, ठीक है। 6 मिलियन भाई इंडिया में पता कर लो पहले कितना है, ठीक है। उसके छोड़ो, जाने दो। जाके एक बार देख लो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितने हैं, ठीक है। तुम एक बार जाके पहले पता कर लेना, एक बार जाके पहले पता कर लेना, फिर तुम देखो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। खैर आगे देखो। अब ये मत कह देना कि 120 करोड़ है तो 120 का आधा 60 करोड़, सुना रहा है, ये सब मत कह देना। अब आगे देखो। अब देखो, अच्छा ये बताओ, जब भी कहीं पे भी पैसे का कमी होगा, ठीक है, तो क्या वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यार खाना सबसे ज्यादा मजबूरी क्या है? खाना। कोई भूखे यार नहीं सो सकता है, याद रखना इस चीज को। तो कोई भी अगर चोरी करता है ना, अगर कोई भी चोरी करेगा तो अपने पेट पालने के लिए ही चोरी करता है वो। तो जब तुमको दिख रहा है कि अमेरिका में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, ठीक है, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स की वजह से, एक्सचेंज कोलैप्स की वजह से, तो वहां पे कई सारा तुमको दिख रहा होगा कि क्या क्या इंपैक्ट हुआ है। तो एक इंपैक्ट ये भी था कि वहां पे क्रिमिनल जो एक्टिविटी था वो क्या किया था? बढ़ना चालू हो गया था। आज की भी डेट में सबसे अधिक गन कल्चर की वजह से लोग कहां मारे जाते हैं? अमेरिका में। कहां पे? वहां लीगल है, वहां तुम रख सकते हो, समझ में आ रहा है। और वहां पे अब वहां पे पॉलिसी नहीं बनाया है सब,
ठीक है, वहां पे पॉलिसी नहीं बनाया सब कि तुम जैसे इंडिया में है ना कि हर एक चीज का होना चाहिए पैमाना कि भाई क्यों रख रहे हो, हर एक चीज का वहां तुम जाओगे नॉर्मल खरीद के रख लोगे, ठीक है। हाँ, वहां के लोग ऐसे ही मरे हैं, कई बच्चे वहां के स्कूल में कई साइकोपैथ चले जाते थे सब समझा गन उन लेके और मार देते सबको भून देते सब भाई, खुले मर गया भाई, एकदम बेंदाजी करके मार दिए सब, मर गए सब बच्चे समझा रहा है, और कोई बचा भी नहीं पाता था। हाँ केस क्या वहां पे फिर वही होता है, डेथ ही मिलता है, डेथ सेंटेंस मिलता है, ठीक है, लेकिन मार तो दिया ना 30 लोगों को, मासूम लोग को जो देश के लिए अच्छा कुछ कर सकते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं इंसिडेंट। तो अमेरिका में सबसे अधिक गन कल्चर कहां पे है? अमेरिका में, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब आगे देखो, हमारे यहाँ ना हो, हमारे तो इकोनॉमिक डिप्रेशन अमेरिका में हुआ, उसका तुमको इंपैक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लास्ट वाला पढ़ना जरा क्या लिखा गया है। बिजनेस जो था वो क्या हुआ? फेल हुआ। जो फार्मर्स का जो क्रॉप का जो प्राइस था वो भी तुम्हारा क्या हो गया? गिर गया। जितना भी पैसा रहता होगा वो भी फार्मर का जो क्रॉप था वो भी गिर गया। तो क्या हर एक लेवल पे लोग इंपैक्ट हुए कि नहीं हुए? फार्मर से लेके, किसान से लेके, बिजनेसमैन से लेके, इंडस्ट्रियल पर्सन से लेके, आम इंसान से लेके, क्या हर एक लेवल पे वहां पे लोग इंपैक्ट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? किसकी वजह से इंपैक्ट हो रहे थे? ये इंपैक्ट किसकी वजह से आया था? इकोनॉमिक क्या? डिप्रेशन की वजह से। यही हुआ था ना इसकी वजह से। चलो नेक्स्ट पढ़ना। लास्ट एक और इंपैक्ट यहां पे था, मदर्स वाज अनेबल टू फीड देयर क्या चिल्ड्रन। मतलब बेसिकली सब कुछ तो इंपैक्ट हो ही रहा था। वहां के जो बच्चे थे, अबोध बालक थे, मतलब जो बेसिकली पैदा होकर 1 साल 2 साल हुए होंगे, उनको वहां की जो मदर थी वो भी फीड नहीं कर पा रही थी, उनका पालन पोषण एक तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो 7 इंपैक्ट पॉइंट था यहाँ पे। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन क्या? यूएसए में जब हुआ था, जर्मनी का हेल्प करने गया, वहां रोका वो, एक तरीके से समझ में आ रहा है क्योंकि खुद ही वहां पे डिप्रेशन से जूझ रहा था उस टाइम पे, इकोनॉमिक डिप्रेशन से। आगे देखना, अब यहां पढ़ो जरा, यहां से अब चैप्टर का नेक्स्ट सेगमेंट चालू होता है भाई। क्या यहां तक का कहानी सबको समझ में आया कि नहीं? पहले हमको बस ये बताओ, यहां तक का सबको कहानी समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से समझना। यहां तक का जब तुम्हारा कहानी खत्म होता है, ठीक है, अब यहां से स्टार्ट होता है द राइज ऑफ क्या? हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? ठीक है, तो अब इसका कहानी तुम समझोगे और देखो कितना समझ सकते हो आज के डेट में। लेकिन यहां तक का कहानी सबको क्लियर है। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? द राइज ऑफ क्या? एडोल्फ हिटलर। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला पॉइंट पढ़ना, इनका जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में, 1889 में। 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, कल हम बोले भी थे इनके बारे में, बता भी रहे थे तुमको हम, तो बोले थे कि ये बहुत ज्यादा क्या गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तुमको दिख भी रहा होगा, पूरा चाइल्डहुड जो है बहुत पूरा कंडीशन में अपना पूरा का पूरा निकाले थे। अच्छा याद रखे रहो, 1889 में पैदा हुए थे। जर्मनी का, ध्यान से सुनना, जर्मनी का, यानी कि जर्मनी कौन से पावर में था? एलाइड था कि सेंट्रल था? ठीक है, और फ्रांस, ठीक है। तो इनके बीच में जब लड़ाई चालू हुआ था तो कौन से ईयर में लड़ाई चालू हुआ था? 14 में। रिलेट करना, मतलब पूरा ईयर भी रिलेट करना पड़ेगा तुम लोग को। और इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। अब आगे देखो, बोला हिटलर ज्वाइन द जर्मन आर्मी इन वर्ल्ड वॉर 1। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 का मतलब समझ में आ रहा है? 1900 क्या? 14 में। वर्ल्ड वॉर 1 में जब लड़ाई चल रहा था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, एलाइड और सेंट्रल पावर के बीच में, तो हिटलर उस टाइम पे लड़ रहे थे जर्मनी की तरफ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे लिखा भी गया अगस्त कब? अगस्त 1900 क्या? 14। जहां तक सबको समझ में आ रहा है हिटलर के बारे में 3 बेसिक पॉइंट सबको समझ में आया। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889। कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया मत कह देना, ऑस्ट्रिया दूसरा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा कंट्री है, ऑस्ट्रिया में। नंबर सेकंड क्या कि अपना पूरा चाइल्डहुड जो है कौन से कंडीशन में निकाले थे? बहुत पूरा कंडीशन में निकाले थे। थर्ड क्या लिखा गया कि जर्मन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 में। मतलब जब एलाइड और सेंट्रल पावर का जब लड़ाई हो रहा था तो जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे 1900 क्या? 14 में, अगस्त 1914 में। मतलब उसी टाइम चालू हुआ था वॉर, तो अपना लड़ना चालू किए थे। अब आगे देखो, पढ़ो जरा 1919 में क्या हुआ यहाँ पे, जरा पढ़ना। अच्छा 1919 को हम यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल कर रहे हैं, जरा याद करो कुछ और भी इस साल हो रहा था क्या? बीमा रिपब्लिक बना था इसी साल, याद करो। 1918 में वॉर खत्म हुआ था ना, तो 1919 में क्या बना था? बीमर रिपब्लिक। और कब तक चला था ये? इसका हिटलर पे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। अब जरा ना रिलेट करना कहानी को थोड़ा। ये बताओ, इसी बीच में हम बोल रहे हैं कि 1919 से लेके 1933 तक क्या बीमर रिपब्लिक था कि नहीं था? पहले बस हमको ये बताओ। था। इसके बीच में ना 1919 से लेके 1933 तक हिटलर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। और इसी का कहानी तुम समझोगे कि आगे रिलेट कर पाओगे तुम पूरा। तो 1919 में लिखा हिटलर ज्वाइन द क्या? जर्मन वर्कर्स पार्टी। वहां पे एक पार्टी था जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो 1919 में हिटलर क्या किया? उसको ज्वाइन किया। क्या किया? ज्वाइन किया। आगे आफ्टर सम टाइम हिटलर उसका क्या बन गया? हेड बन गया। अब तुमको लग रहा होगा आफ्टर सम टाइम,
आफ्टर सम टाइम, मतलब कई साल हो गए होंगे बीच में तुम्हारे, ठीक है, पहले हिटलर इसको ज्वाइन किया, सोचो कितना इंपैक्ट रहा होगा भाई, तुम इसको हल्के मत लेना, ये जो 2 लाइन लिखा गया यहाँ पे कि हिटलर ज्वाइन किया, तुम्हारा जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका हेड भी बन गया, मुखिया भी बन गया उसका। आखिर इसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंसिंग पावर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? जब बंदा बोलता होगा तो लोग उससे क्या होते होंगे, इन्फ्लुएंस होते होंगे। कैसे इन्फ्लुएंस होते होंगे? क्योंकि वहां पे लोग, वो बंदा हिटलर जो था वो सबको आश्वासन देता था कि हम है, मेरे पे ट्रस्ट करो, हम तुमको इन सब चीजों से निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां के लोगों के बीच में सब जब इन्वायरमेंट क्रिएट करता होगा तो लोग उसको क्या करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। और सपोर्ट पाते पाते एक टाइम ऐसा आया कि जो जर्मन वर्कर्स पार्टी था उसका वो क्या बन गया, हेड बन गया। क्या बन गया? हेड बन गया। याद रखना 1919 में वीमर रिपब्लिक बना है, समझना इस चीज को। और 1919 में हिटलर किसको ज्वाइन किया है? तो क्यों 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 ज्वाइन किया होगा? जरा रिलेट करो इसको, क्यों ज्वाइन किया होगा? क्योंकि 1918 तक हार चुका था ना जर्मनी भाई, उसका बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ा था किस पे? एडोल्फ हिटलर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है। वहां पर जब देखा कि 19, अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब साइन हुआ था? 1919 में ना, 1900 क्या 19 बोले, पूरा रिलेट करना भाई, जो ईयर्स है ना उसको रिलेट करो। उसी बीच में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुआ था कि नहीं हुआ था? तो क्या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से क्या वहां के लोग नाखुश थे कि नहीं थे? वहां के लोग परेशान थे कि नहीं थे? अच्छा, जो परेशान थे, ठीक है, और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो परेशान वाले लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनको किस नाम से बोले थे वो लोग? और ये कौन कहता है? जर्मन के जो जो बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका यार, जो जर्मन के जो पॉलिटिशियंस थे, आखिर वही तो साइन किए थे ना इसको, जो ट्रीटी ऑफ क्या था, वर्साइल्स था। इन सब का बहुत निगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ा था? एडोल्फ हिटलर पे। तभी जाके 1919 में क्या, कौन सा पार्टी ज्वाइन करता है वो? जर्मन वर्कर्स पार्टी। कुछ सालों बाद जो है उसी पार्टी का कौन बन जाता है? हेड बन जाता है कौन? एडोल्फ हिटलर। अब इसके बाद का कहानी जरा देखो क्या होता है। अब यहाँ पे अब वो अब क्योंकि हेड बन चुका, मुखिया बन चुका वो, है ना, जैसे वो हेड बना है वो अब उसका नाम चेंज करना चालू किया। उस पार्टी का नाम चेंज करके वो क्या नाम रखा? देखो, जर्मन वर्कर्स पार्टी पहले था, 2 वर्ड जोड़ा, कौन कौन सा? नेशनल और क्या? सोशलिस्ट। नेशनल और क्या? सोशलिस्ट, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता था? नाजी पार्टी। तो चैप्टर का नाम क्या है, पढ़ोगे जरा, चैप्टर का नाम क्या था? याद आ रहा है चैप्टर का नाम? चलो ठीक है। नाजी पार्टी कहां से आ रहा है, सबको क्लियर है कि नहीं? जर्मन वर्कर पार्टी था, 2 वर्ड जोड़ा था, नेशनलिस्ट और क्या? सोशलिस्ट। तो ये दोनों वर्ड कौन जोड़ा था? हिटलर। और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? नाजी पार्टी। क्या बोलते हैं? नाजी पार्टी, ठीक है। अच्छा, नाजी पार्टी का हर एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस था। जैसे मान लो तुम सैल्यूट अगर सैल्यूट करोगे तो ऐसे सैल्यूट करोगे, ठीक है। वहां नाजी पार्टी में सैल्यूट कुछ ऐसे था, समझ में आ रहा है? वहां पे कुछ डिफरेंस था भाई, ध्यान देना। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो क्या क्या बनाते हैं हम लोग? स्वास्तिक बनाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तुम जरा चेक करो, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नाजी पार्टी में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, एक क्या था? सैल्यूट करने का तरीका। बाकी जगह से सैल्यूट करने का तरीका नाजी पार्टी में क्या था? डिफरेंट था, समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या था? सिंबल। सिंबल इसका कैसा था? स्वास्तिक। दिख रहा होगा ये सबको, ठीक है? ठीक हो? ठीक, हाँ, उसका नाम भी स्वास्तिक है, तो ठीक है, यही बनाता है ना स्वास्तिक, ऐसे ही बनाता है। चलो ठीक है, चलो पढ़ना जरा इसको, क्या लिखा गया है। अब देखो, जर्मन पॉलिटिक्स में कैसे राइज हुआ नाजी पार्टी का। नाजी पार्टी जिसको कौन लीड कर रहा था? एडोल्फ हिटलर। तो जर्मनी में बेसिकली राइज ऑफ नाजी पार्टी कैसे चालू हुआ? 1928 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। अच्छा, 1919 से लेके 1933 तक क्या वीमर रिपब्लिक था कि नहीं था? ना, हर चीज डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा था। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगा तो वहां इलेक्शन भी तो होगा यार। तो क्या इलेक्शन देख रहे होगे कब हो रहा है? 1928 में। 1928 में हुआ इलेक्शन। जब 1928 में इलेक्शन हुआ तो नाजी पार्टी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ भाई। कितना परसेंट वोट मिला? केवल 2.6, और वो हार गया एक तरीके से भाई। नाजी पार्टी हार तो गया, हारने का रीजन भी था क्योंकि देश बहुत सारी चीजों से जूझ रहा था उस टाइम पे, समझ रहे हो। और वहां पे नाजी पार्टी को जानने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, ठीक है। लेकिन फिर भी कितना परसेंट वोट मिला उसको? 2.6%। चलो ठीक है, आगे देखते कुछ हो तो। चलो 1929 में जरा पढ़ो क्या आया। चलो ठीक है, समझ रहे हो, द ग्रेट इकोनॉमिक क्या डिप्रेशन। क्या यही चीज अभी कुछ देर पहले यूएसए में कब आया था? यूएसए में कब आया था? अभी जर्मनी में कब था? 1920
अच्छा, जर्मनी क्या हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहा था कि नहीं उस टाइम पे? परेशान था। यूएसए उसको बोला सपोर्ट करेंगे, लेकिन यूएसए में 1909 में क्या आ गया? ग्रेट इकोनॉमिक क्या? डिप्रेशन। यही चीज तुम क्या यहाँ भी मेंशन कर पा रहे हो, मतलब देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि 1929 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, ठीक है, तो हिटलर वहां पे क्या बोलता? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे भाई, मतलब एक पॉइंट ये रहा होगा कि जब वहां पे बहुत सारे लोग जब मर रहे होंगे, समझ में आ रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो हिटलर बोलता होगा सबको, जो भी अपने भाषण में बोलता होगा एक तरीके से, कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुमको इन सबसे निजात दिलाऊंगा, मैं तुमको इन सबसे छुटकारा दिलाऊंगा, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, मैं तुम्हें इतना ताकतवर बनाऊंगा जितना तुम इमेजिन में नहीं कर सकते हो। वहां की जनता को ऐसे बोलता होगा, तो क्या जनता इन्फ्लुएंस होगी कि नहीं होगी? पहले हमको ये बताओ। होगी ना भाई? तो वहां इन्फ्लुएंस हुई, ठीक है। हिटलर जो है एक चीज बोला था, इफ यू सपोर्ट मी, ठीक है, एंड वोट मी इन द क्या इलेक्शन, आई विल एंड योर क्या प्रॉब्लम्स। समझ में आ रहा है इसका? अब ये केवल ये एक लाइन नहीं था, एक स्टेटमेंट नहीं था, ये समझ रहे हो, ये हर एक चीज के लिए ना, जितने भी गरीब थे वहां के लोग, जितने भी हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे उस टाइम पे लोग, ये एक तरीके से मेडिसिन का काम कर रहा था। जो हिटलर बोल रहा था वो एक मेडिसिन का काम कर रहा था, और उनके दिमाग में, दिल में हर एक चीज का हिटलर का इंपैक्ट पड़ रहा था भाई, कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, हमको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी इन सब चीज हम लोग क्या निकल पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे भाई। क्या इतना सबको कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई?